एक भी बार नहीं पढ़ा, अमेलगमेशन छोड़ के जाने का सोच रहे हैं, फिर भी डर है 14 नंबर कहीं घाटे में ना रह जाएं। चिंता मत करो, लीस्ट पॉसिबल टाइम में रिवाइज करवा दूंगा। शर्त एक ही है, अंत तक देखिएगा। हर वीडियो में मैं यही कहता हूं, क्योंकि सच्चाई भी यही है, अंत तक देखोगे तभी पूरा फायदा मिलेगा। सारा अमेलगमेशन रिवाइज करवा दूंगा और एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन भी करवा दूंगा, जिसके अंदर पूरे अमेलगमेशन की एक एक जनरल एंट्री, बैलेंस शीट सब रिवाइज हो जाएगी। तो जुड़े रहिए बच्चों, आखिरी शॉर्ट अमेलगमेशन को देने के लिए हमारे साथ। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अमेलगमेशन के अंदर 4 टॉपिक हैं। अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग, परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन, कैसे पुरानी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी, सेलिंग कंपनी, ओल्ड कंपनी की बुक्स को क्लोज करते हैं और कैसे नई कंपनी की बुक्स के अंदर जनरल एंट्रीज पास करते हैं। देखिए, The ever-growing market competition has led to the adoption of different strategies of business growth. Amalgamation is one of those strategies. Growth करने के लिए amalgamation भी एक strategy है, जिसके अंदर एक कंपनी दूसरे को absorb कर लेती है या दोनों मिलकर के एक तीसरी कंपनी बना देते हैं। A plus B मिलकर के बन गई C, this is called amalgamation. A plus B रह गई B, यानी B ने A को absorb कर लिया, this is called absorption. और एक होता है external reconstruction. A को ही हमने externally reconstruct करके उसका नाम बदल के B रख दिया। तो amalgamation, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये 3 प्रकार की स्ट्रेटजीज इस चैप्टर के अंदर होती हैं, जिनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम ही होता है। सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अलग चैप्टर है, ऊपर आई बटन में चले जाओ, वो भी कराया हुआ है मैंने लीस्ट पॉसिबल टाइम में इसी प्रकार से। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों। अगला टॉपिक, परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं। बच्चों परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट आपको सामने वाली कंपनी के शेयर होल्डर्स को चुकाना है। अगर A प्लस B को मिलाकर के C बनाई गई है, तो C ने A और B को टेक ओवर किया है, तो C A और B के शेयर होल्डर्स को कुछ पेमेंट करेगी। इसी प्रकार से अगर A और B को मिला करके B रह गई, B ने A को एब्जॉर्ब कर लिया, तो B A के शेयर होल्डर्स को कुछ पेमेंट करेगी, उसी को कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। इसके लिए 2 मेथड है प्यारे बच्चों, नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड। इफ लमसम अमाउंट इज गिवन इन क्वेश्चन, कोई मेथड की जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन में दे ही दिया इतनी परचेज कंसिडरेशन, तो क्वेश्चन का भला हो, धन्यवाद। बट अगर नहीं दिया, जिसके चांसेस 90% होते हैं कि नहीं मिलेगी तुम्हें परचेज कंसिडरेशन, खुद ढूंढनी पड़ेगी, तो उसके लिए 2 मेथड हैं, नेट पेमेंट मेथड और नेट एसेट मेथड। नेट पेमेंट में क्या करना है, एक एक करके आप निकालते हो कि भाई इक्विटी शेयरहोल्डर्स को क्या मिला, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को क्या पेमेंट की गई, और अगर कुछ पैसा बच गया है, फ्रैक्शन शेयर्स आ रहे हैं, तो उसके बदले में कैश दिया जाता है। ठीक है जी। नंबर ऑफ शेयर्स किसको कितने दिए जाएंगे, प्रेफरेंस को कितना, इक्विटी को कितना, उसके लिए स्वैप रेशो या इंट्रिंसिक वैल्यू, इन दोनों में से कोई एक चीज क्वेश्चन में दे रखी होती है, उसका यूज करके चलते हैं। नेट एसेट मेथड से किस प्रकार से परचेज कंसिडरेशन आती है, नई कंपनी ने जो एसेट्स टेक ओवर कर लिए एट अग्रीड वैल्यू माइनस जो लायबिलिटीज टेक ओवर कर ली एट अग्रीड वैल्यू। अग्रीड वैल्यू कौन सी होती है, जो बैलेंस शीट के नीचे दे रखी होती है क्वेश्चन में। A प्लस बी इक्वल टू C, तो C ने A और B के जो एसेट्स को टेक ओवर कर लिया माइनस लायबिलिटीज जो टेक ओवर कर ली, कौन सी वैल्यू पर, एग्रीड वैल्यू, जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट के नीचे गिवन होती है। ओके सर जी। अगला टॉपिक, ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स को कैसे क्लोज करते हैं। सबसे पहली एंट्री, उसके सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट एट बुक वैल्यू पर, बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट वैल्यू पर, जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दे रखी है उसमें जो एसेट्स लिखे हुए हैं उनकी वैल्यू को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो, सारे एसेट्स को। ध्यान रखना, P&L का डेबिट बैलेंस और एक्सपेंस आर नॉट रिटन ऑफ, आर नॉट एसेट्स एंड शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है सर। एनी एसेट नॉट टेकन ओवर शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर सामने वाली कंपनी सी ने ए या बी के कोई एसेट टेक ओवर नहीं किए हैं, तो उनको फिर रियलाइजेशन में नहीं डालेंगे, यानी आपको सारे एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देने हैं ओल्ड कंपनी के, जो कंपनी क्लोज हो रही है। ए और बी मिला के सी बना रहे हैं, तो ए और बी की बुक्स में ये एंट्री पास होंगी, ए और बी मिला के बी बन रही है तो ए की बुक्स में ये एंट्री पास होगी। सारे एसेट जो बैलेंस शीट में लिखे हुए उसके लिए एंट्री पास कर दो, रियलाइजेशन टू एसेट। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, P&L का डेबिट बैलेंस और एक्सपेंसेस और कोई एसेट नॉट टेकन ओवर है, वो रियलाइजेशन टू एसेट, उसके लिए एंट्री पास नहीं होगी। इसी प्रकार से सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू पर, उसकी एंट्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई लायबिलिटी टेक ओवर नहीं की गई है, उसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसे ये कंपनी ओल्ड कंपनी खुद ही पे करके चलेगी। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन रेज करने के लिए, यानी अब तुमने अपने एसेट लायबिलिटी सामने वाली कंपनी को दे दिए, अब उससे पैसा मांगो। किसकी बुक्स में एंट्री पढ़ रहे हैं हम, ओल्ड कंपनी, जो अपने आप को सौंप रही है सामने वाली कंपनी को। आपने अपने एसेट और लायबिलिटी उसको दे दी, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल करके उसको दे दिया, अब उससे पैसा मांगो। अब उससे पैसा मांगो कि भाई हमने तुम्हें अपने आप को तुम्हें समर्पण कर दिया, अब पैसा दो। हमने अपने आप को तुम्हें समर्पित कर दिया, उसकी एंट्री होगी, बायर कंपनी को पकड़ लेंगे हम, डेबिट कर लेंगे, उससे पैसा मांगेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट।
और इसी एंट्री का जो अमाउंट होता है उसके लिए वो परचेज कंसिडरेशन मैंने अभी अभी सिखाई आपको, नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, वो सब। ठीक है सर, ठीक है सर। और फिर क्या होगा, फिर बायर कंपनी पैसा देगी, थर्ड एंट्री में तुमने उससे पैसा मांगा है, अब वो तुम्हें पैसा देगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बायर कंपनी, कैश अकाउंट डेबिट टू बायर कंपनी, और सामने वाली कंपनी शेयर्स भी देती है तो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स भी डेबिट हो जाएंगे। ठीक है सर। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपने पे नहीं किए, आर पेड बाय ट्रांसफरर कंपनी बट एक्चुअली टू बी बोर्न बाय ट्रांसफरी कंपनी, यानी अभी के लिए आपने पे कर दिए हैं बट जो सामने वाली कंपनी है वो कह रही है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो तुम्हारे लग गए हैं, जो अभी के लिए तुमने पे किए हैं, वो भी हम तुम्हें बाद में दे देंगे। तो उसके लिए बायर कंपनी टू कैश और फिर कैश टू बायर कंपनी, ये दो एंट्रीज पास होंगी। नो एंट्री शुड बी पास इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी इफ रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बोथ पेड एंड बोर्न बाय ट्रांसफरी कंपनी। अगर ट्रांसफरी कंपनी यानी सामने वाली कंपनी ने ही रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए हैं और उसी ने बियर भी किए हैं, उसने कहा मैं ही दूंगी, मेरे हिस्से में है, तो हमें कोई एंट्री पास ही नहीं करनी। हमने दिए, हमारे हिस्से में आए थे, तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक फिफ्थ पॉइंट पे। हमने अभी दे दिए, बाद में लेना है, तो फिफ्थ का ए, बायर कंपनी टू कैश और कैश टू बायर कंपनी, ये वाली एंट्री। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अब हम यानी ओल्ड कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हिसाब करेगी। क्या कहेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट और नई कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स पकड़ो, पुरानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू नई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, और फिर प्रेफरेंस होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर्स टू कैश। यानी इस एंट्री का ये जो सिक्स्थ एंट्री है इसको आप समझो, पहले लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, उसके बाद टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर टू कैश। यानी हम हैं ओल्ड कंपनी, हम हैं ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पुरानी कैपिटल को खत्म करेगी और नई कंपनी से प्रेफरेंस शेयर्स या कैश लेकर के उनको दे देगी। तो पुरानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू नए प्रेफरेंस शेयर टू कैश अकाउंट। सर ये बीच में एक बार टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट करना और फिर डेबिट करना, ये क्या किया गया, ये तो बताया गया ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट देने हैं, नेट इफेक्ट तो खत्म हो गया। और अगर कोई भी डिफरेंस आता है तो वो चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में। इसी प्रकार से पुरानी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर कैपिटल हम अलॉट कर देंगे, और कैपिटल रिजर्व, P&L, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, रियलाइजेशन, इन सबके डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ कर देंगे, और जो भी डिफरेंस आएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे। एट लास्ट अकाउंट्स आर क्लोज्ड एज फॉलोज, और उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में बैलेंस बचेगा वो रियलाइजेशन में क्लोज, रियलाइजेशन में जो बैलेंस बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्लोज, कैश बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर दो, और इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट अपने आप टैली हो जाना चाहिए अगर आपने काम बिल्कुल ठीक किया है। आखिरी पॉइंट, जो परचेजिंग कंपनी है उसकी बुक्स में जर्नल एंट्री, बिजनेस परचेज टू वेंडर कंपनी, यानी ए और बी ने मिलकर सी बनाई, तो सी के यहाँ पे क्या एंट्रीज होंगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, फिर उसके एसेट्स आपके पास आ जाएंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, उसकी लायबिलिटीज भी आपकी टू लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज। अगर कोई डिफरेंस आता है वो गुडविल और कैपिटलिज्म में चला जाएगा सेकंड एंट्री के अंदर। थर्ड एंट्री, अब तुमने सामने वाली कंपनी के एसेट लायबिलिटी सब टेक ओवर कर लिए, अब उसको हिसाब करो, तो वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट उसे क्या दोगे, कैश दे दो, प्रेफरेंस शेयर दे दो, इक्विटी शेयर दे दो, और अगर प्रीमियम पे इशू किए गए शेयर्स तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट कर दो। उसके बाद अगर सामने वाली कंपनी के डिवेंचर्स को भी आपने नए डिवेंचर्स दिए तो पुरानी कंपनी के डिवेंचर्स डेबिट टू नए डिवेंचर्स, गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री आप ध्यान रख के चलोगे, ये बहुत ही कीमती एंट्री है। इसके बाद जो रिजर्व्स का ट्रीटमेंट है उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, अगर अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है तो जो इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी यानी नई कंपनी की बुक्स में जो रिजर्व्स हैं, ऑल रिजर्व्स आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। सुनिए, दोबारा सुनिए, अगर अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, यानी नई कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, सारे के सारे रिजर्व्स बुक वैल्यू पे टेक ओवर किए जाएंगे, और जो भी परचेज कंसिडरेशन और एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल का डिफरेंस है उसे रिजर्व से एडजस्ट करके चलेंगे। ठीक है सर जी। अगर अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है तो परचेजिंग कंपनी यानी सी की बुक्स में क्या एंट्री करी जाएगी, सारे रिजर्व्स टेक ओवर नहीं किए जाते अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज में, केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व्स एंड अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व ही खोला जाता है, जिसकी एंट्री होगी अमेलगमेशन एडजस्ट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। स्टैट्यूटरी रिजर्व वो होते हैं जो किसी स्टैट्यूट के कहने पर बनाए जाते हैं, पुरानी कंपनी ने किसी स्टैट्यूट के कहने पर बना रखे थे और नई कंपनी को भी मैंडेटरीली रखने ही पड़ेंगे। अब अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर हो चाहे अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज हो, सेलिंग कंपनी यानी पुरानी कंपनी के यहाँ क्या होगा, रिजर्व्स को इक्विटी शेयर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। रिजर्व्स अप टू द एक्सटेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग एज लायबिलिटी शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। अगर किसी रिजर्व पे लायबिलिटी है तो उतना अमाउंट रियलाइजेशन में जाएगा,
और बाकी का इक्विटी शेयर होल्डर में। अगर किसी रिजर्व पे कोई लायबिलिटी नहीं है, पूरा का पूरा रिजर्व इक्विटी शेयर होल्डर में, चाहे अमेलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर हो, चाहे नेचर ऑफ परचेज हो, सेलिंग कंपनी ओल्ड कंपनी की बुक्स में यही एंट्रीज होंगी। खत्म पूरी की पूरी रिवीजन अमेलगमेशन की समाप्त प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। लीजिए जी, ये क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश है, पूरा अमेलगमेशन रिवाइज हो जाएगा इसके अंदर। पुरानी कंपनी की बुक्स को क्लोज भी करेंगे, खाते भी बनाएंगे, नई कंपनी की बुक्स में एंट्री भी करेंगे और बैलेंस शीट भी देख लेंगे। फटाफट पढ़ते हैं। हरी लिमिटेड ने वायु लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी ऐसा नहीं है कि हरी और वायु मिलकर कोई तीसरी कंपनी बना रहे हैं। हरी ने वायु को खा लिया, हरी जिंदा रह गई, वायु मर गई, पर फिर भी हमें क्या अकाउंटिंग तो सेम ही रहती है। अब आपको क्या करना है, फटाफट नजर मार लेनी है बस एक बार इनके ऊपर, और नीचे जो नोट्स हैं उनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। पेपर में भी यही करना है, बैलेंस शीट पे हल्की नजर मारना, नोट्स पे ज़्यादा टाइम देना। इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक है, 10 लाख रुपये हरी लिमिटेड, वायु लिमिटेड 3 लाख, तो 1 लाख और 30,000 इतने शेयर्स हो गए 10 रुपये के हिसाब से हरी और वायु के। 9% प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से केवल हरी लिमिटेड में, यानी 1000 प्रेफरेंस शेयर्स हो गए इंटू 100, 1 लाख रुपये की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हरी लिमिटेड की। उसके बाद 100 रुपये का एक शेयर है, 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर्स भी है, वायु में भी है प्रेफरेंस शेयर, यहाँ भी 1000 शेयर हो गए 100 रुपये वाले, 1 लाख वायु लिमिटेड की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई। फर्क कितना है, हरी लिमिटेड की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 9% है, वायु की 10% है। रिजर्व्स दे रखे हैं, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, टेंजिबल एसेट वगैरह वगैरह। हरी ने वायु को टेक ओवर कर लिया और ABCD 4 बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद सारे काम करने हैं आपको। पहली बात, जो 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं किस कंपनी के, वायु के। हरी ने वायु को टेक ओवर कर लिया तो हरी वायु लिमिटेड के मालिकों को, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेगी नहीं करेगी, बदले में पैसा या शेयर्स देगी कि नहीं देगी, बिल्कुल देगी, वही लिखा हुआ है। हरी लिमिटेड अब वायु लिमिटेड के जो 10% वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे उन्हें क्या देगी, 10% के प्रीमियम पे 9% वाले शेयर्स देगी। आप ऊपर देखो, वायु लिमिटेड की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी, 10% वाली, तो हरी ने वायु को टेक ओवर कर लिया और हरी कह रही है अब तुम हमारे वाले 9% वाले प्रेफरेंस शेयर्स पकड़ो, वो भी तुम्हें 10% के प्रीमियम पे देते हैं। वायु ने कहा चलो बढ़िया है, वायु ने कहा चलो बढ़िया है। वायु लिमिटेड की गुडविल 50,000, बिल्डिंग 1.5 लाख और मशीनरी 1.5 लाख, ये अग्रीड वैल्यूज दे रखी हैं आपको, जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। इन्वेंट्री 10% लेस, प्रोविजन 7.5%, यानी नेट एसेट मेथड लगेगा, एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यूज, वहां से परचेज कंसिडरेशन निकलेगी, जो सबसे पहले हमें काम करना होता है। इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहला स्टेप आपका होगा परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन। सबसे पहले आप करेंगे परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन, ये रही परचेज कंसिडरेशन का एक वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले इसमें एसेट्स जो टेक ओवर कर लिया एट एग्रीड वैल्यू माइनस लायबिलिटीज जो टेक ओवर कर लिया एट एग्रीड वैल्यू, काम खत्म। क्या क्या एसेट टेक ओवर कर लिया, वायु लिमिटेड का गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक बैलेंस अब हमने ले लिया। हम कौन है, हरी, हमने ले लिया। माइनस उसकी कौन कौन सी लायबिलिटीज थी जो हमने ले ली, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड और ट्रेड पेबल। सर सारा ही आ गया, हाँ तो क्वेश्चन में कुछ लिखा थोड़ी ना था कि कोई टेक ओवर नहीं हो रहा है, सारे ही आ गए, सारे आ गए। हाँ वैल्यू बैलेंस शीट वाली मत लेना एसेट्स की, कौन सी लोगे, अग्रीड वैल्यू जो बैलेंस शीट के नीचे दे रखी थी। गुडविल 50,000, बिल्डिंग 1.5 लाख, मशीनरी 160, इन्वेंट्री 157,500, ट्रेड रिसीवेबल पे प्रोविजन बनाने के बाद और बैंक बैलेंस 20,000, माइनस कर दो लायबिलिटीज 80 और 20, आपकी परचेज कंसिडरेशन आ गई 530। सर आपने लायबिलिटीज तो बुक वैल्यू पे ले ली, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड और ट्रेड पेबल, इनकी कोई एग्रीड वैल्यू थी ही नहीं नीचे, तो इनकी तो मजबूरी में फिर बुक वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी ना, ठीक है सर। तो आपकी परचेज कंसिडरेशन आ गई 5,30,000 रुपीज़ प्यारे बच्चों। और किस प्रकार से पेमेंट होगी, क्वेश्चन में लिखा था वायु लिमिटेड के प्रेफरेंस होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स दे देंगे 10% के प्रीमियम पर। वायु लिमिटेड की कितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, 1 लाख रुपए, उनको 10% का प्रीमियम दोगे, कितना हो गया 10,000, तो 5,30,000 जो हमें यानी हरी को चुकाना है टू दी वायु लिमिटेड, उसमें से 1,10,000 तो उनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे, बिल्कुल ठीक सर। 530 यानी परचेज कंसिडरेशन का क्या मतलब है, हरी लिमिटेड वायु लिमिटेड के मालिकों को कितना पैसा देगी, 530, उसमें से प्रेफरेंस वाले मालिकों को कितना, 1,10,000, तो बचा 420 किसको जाएगा, इक्विटी वाले मालिकों को, इक्विटी वाले मालिकों को। काम खत्म, परचेज कंसिडरेशन आ गई। अब क्या करना है, अब तो भाई पुरानी कंपनी की बुक्स में खाते बना लो, वायु लिमिटेड के यहाँ खाते बना लो, काम खत्म। वायु लिमिटेड के लेजर मांगे, एंट्री मैंने रिवाइज करवा दी, लेजर बनाना यहाँ सीख लो। देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लेजर बनाने में, तो मैं कह रहा हूँ कुछ है ही नहीं, इतनी ज़्यादा आसान चीज़ है कि आप लोग हंसोगे। सबसे पहले सारे एसेट्स डाल दिए आपने, 2 सन्ड्री एसेट्स 5,70,000, ये देखिए आपने सारे के सारे एसेट्स डाल दिए। यस सर जी हमने सारे एसेट्स डाल दिए, इसके अंदर कोई तकलीफ हमें नजर नहीं आई कैसी भी। 570 ये सारे के सारे एसेट्स की बुक वैल्यू है, ये 570 मैंने बैलेंस शीट से उठाया है। अपनी पहली जनरल एंट्री याद करो, क्या कहा था, सारे एसेट्स उठा के रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। हाँ P&L और एक्सपेंसेस छोड़ देना, वो थे ही नहीं तो वो छोड़ दिया हमने, 570 हमने यहाँ डाल दिया। उसके बाद सारी लायबिलिटीज को भी रियलाइजेशन अकाउंट में डालो, 20 और 80 ये भी डाल दी। उसके बाद तुमने अपने एसेट और लायबिलिटी सामने वाली कंपनी को दे दिया, अब उससे पैसा मांगो, परचेज कंसिडरेशन मांगो। तो बाय हरी लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन
530, ठीक है सर। इसके बाद अभी क्लोज नहीं करना, अभी क्लोज नहीं करना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और हरी लिमिटेड, ये अकाउंट और बनेंगे, ये अकाउंट और बनेंगे। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी, ओके सर जी। हरी लिमिटेड से हमने 530 मांगा, यस सर। अब उसने हमें क्या दिया, 1,10,000 के प्रेफरेंस शेयर और 4,20,000 के इक्विटी शेयर्स। आप समझो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने रियलाइजेशन में एसेट डाल दिए, 2 एसेट 570, फिर रियलाइजेशन में लायबिलिटी डाल दी, बाय रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड 80 और बाय क्रेडिटर 20, 1 लाख। फिर उस कंपनी से पैसा मांगा, बाय हरी लिमिटेड 5,30,000। फिर हरी लिमिटेड ने 5,30,000 में से 1,10 हमें प्रेफरेंस शेयर दे दिया और 4,20 इक्विटी शेयर दे दिया। तो ये 1,10 और 4,20 का सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो 1 लाख रुपए के थे उनके बदले हमें मिल गए 1,10। इक्विटी शेयर कैपिटल जो 3 लाख की थी उसके बदले हमें मिल गया 4,20। एक्चुअली इक्विटी शेयर कैपिटल 370 की थी, रिजर्व भी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के होते हैं ना, यस सर। तो 370 को मिल गया 4,20, 50,000 का ये फायदा, और 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे 1,10 मिल गया, 10,000 का ये फायदा। ये 50,000 और 10,000 का जो फायदा है ये ऊपर चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, यहां पे चला जाएगा। खत्म, रियलाइजेशन अकाउंट भी क्लोज हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हरी लिमिटेड अकाउंट भी क्लोज हो गया, सारे के सारे क्लोज। अब आपको जर्नल एंट्रीज करनी है नई कंपनी की बुक्स में, यानी हरी लिमिटेड की बुक्स में। सबसे पहले क्या सिखाया था, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड, परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से एंट्री पास करोगे 530 530। उसके बाद एक एक करके सारे एसेट डेबिट, टू सारी लायबिलिटी डेबिट, और जो भी डिफरेंस वो टू बिजनेस परचेज, और जो भी डिफरेंस वो गुडविल और कैपिटलिज्म में चला जाएगा। ठीक है सर। तो गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, ट्रेड पेबल, प्रोविजन, और टू बिजनेस परचेज में कितनी आ जाएगी आपकी परचेज कंसिडरेशन जो निकल करके आई थी 530। यहाँ पे नेट एसेट मेथड है इसलिए कोई डिफरेंस यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद 530 के लिक्विडेटर्स ऑफ वायु लिमिटेड को हमने 530 मांगा, वायु लिमिटेड ने हमने उनको दे दिया 1,10 की प्रेफरेंस शेयर, 4 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल, 20,000 के सिक्योरिटी प्रीमियम पर। सर हमें कैसे पता चला कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम पे इशू की गई है? बच्चों ध्यान दो जरा, इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए लिखा हुआ था 5% के प्रीमियम पर आपको उन्हें दे करके चलना है। इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा दे रहे हो आप? 4,20,000, टोटल 420। इसको डिवाइड कर दो 10.5 से, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल करके आ जाएंगे। भाई 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, 5% का प्रीमियम यानी कितना हो गया 0.5, तो इशू प्राइस हो गया 10.5। टोटल 4,20,000 के शेयर्स डिवाइडेड बाय 10.5, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 40,000। तो 40,000 इंटू फेस वैल्यू वाला 10 रुपया, इक्विटी शेयर कैपिटल में 4 लाख, और 40,000 इंटू 0.5 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में। और रही बात बैलेंस शीट की, सर एंट्रीज का इफेक्ट डालो, कुछ मत करो। हरी लिमिटेड की पुरानी बैलेंस शीट उठाओ, उसमें जितने भी नाम लिखे हुए हैं, इक्विटी होल्डर, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, बोरोइंग, वो सारे के सारे नाम क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट से चेप दो, और पुराना अमाउंट उठाओ हरी लिमिटेड की क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट से, और अभी अभी हरी लिमिटेड की बुक्स में जो भी इफेक्ट आपने डाला है एंट्रीज का वो प्लस माइनस करके नया अमाउंट आ जाएगा। बैलेंस शीट तो चेपनी होती है क्वेश्चन से। देखिए बैलेंस शीट का जो ये वाला हिस्सा है, बैलेंस शीट का जो ये वाला हिस्सा है प्यारे बच्चों, ये वाले नाम लिखना है, एसेट्स का, लायबिलिटीज का, ये सब तो पुरानी बैलेंस शीट से उठा के लिख दो एज इट इज फॉर्मेट, कोई दिक्कत नहीं। और अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट कैसे आएगा एक एक के सामने? अमाउंट के लिए तो बड़ा सिंपल काम है, अमाउंट के लिए तो सोचो ही मत। हरी लिमिटेड की क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट का अमाउंट उठाओ, और हरी लिमिटेड की एंट्रीज में बुक्स में जो एंट्री आपने करी अभी, वहां जहां जहां कैपिटल क्रेडिट करी है वो प्लस, जहां जहां कैपिटल डेबिट करी है वो माइनस। इसी प्रकार से रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और ट्रेड पेबल। सर एसेट्स के लिए पुराना अमाउंट उठाओ, हरी लिमिटेड की क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में जो अमाउंट दे रखा है, और जहां जहां हरी लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज में एसेट को डेबिट किया गया है वो प्लस, क्रेडिट किया गया वो माइनस। खत्म। कोई एक्स्ट्रा एसेट, कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी आ गई हो जो पुरानी बैलेंस शीट में नहीं थी, उसे भी लिख देना अकॉर्डिंगली, काम खत्म। ये तो 2 मिनट का काम होता है। बच्चों सब्सक्राइब जरूर करो अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत अमेलगमेशन में आपको कॉन्फिडेंस आया, एक क्वेश्चन में पूरी ऑल थ्रू आउट आपने रिवीजन कर डाली है कॉन्सेप्ट समेत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। कमेंट कीजिएगा अगर कोई डाउट हो तो।